मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। शाहजहां शेख सीबीआई के हाथ लग गया है। और अब क्या बंगाल में बड़ा भूकंप आने वाला है, वो क्या बताने वाला है, आज इसके बारे में बात होगी। चौड़े में घूमता शाहजहां शेख सीबीआई की गिरफ्त में आया तो कैसे भीगी बिल्ली बन गया है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता सरकार की फजीहत का चैप्टर खोलूंगा। पीएम मोदी ने संदेश खाली पर वो कह दिया कि 2024 में खेला तय है, आज इसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। इसके अलावा बंगाल, बिहार, ओडिशा, मोदी लहर की वो तस्वीरें जो आपने नहीं देखी। कल कैबिनेट विस्तार, आज अखिलेश के गढ़ में योगी का बड़ा धमाका कैसे हुआ, उसका चैप्टर भी है। माफिया राज मिटाते सीएम योगी ने फिर वो किया जो कोई ना कर सका, आज उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा बात होगी मुकेश अंबानी के घर में हो रहे एक फंक्शन की, जहां शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन, धोनी, अंबानी के फंक्शन में ये लोग क्यों नाचे, इसको लेकर बड़ी चर्चा है, तो इसकी बात करूंगा। और 18 करोड़ की घड़ी, करोड़ों की गाड़ियां, अनंत अंबानी की अनदेखी जिंदगी आपको दिखाऊंगा। मुकेश अंबानी के बेटे हैं अनंत अंबानी। इसके अलावा 2 कटे हाथ को वापस ला देने वाले जादूगरों का चैप्टर है। और आखिर में फैक्ट फैक्टर, कोविड वैक्सीन की 200 डोज लगवाने वाले शख्स के साथ क्या हुआ। आपने 1-2 डोज लगवाई होगी, बूस्टर डोज लगवाया होगा। एक भाई ने 200 डोज लगा ली कोविड वैक्सीन की, उसके साथ क्या हुआ वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें राहुल गांधी को बयानबाजी करने पर अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए विवादास्पद बयानों का इस्तेमाल किया था, जिसकी शिकायत मिलने पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बारे में फैसला लेने के लिए कहा था। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने बाहुबली नेता धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। यह सजा जौनपुर किडनैपिंग और रंगदारी के केस में सुनाई गई। इसके बाद धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जौनपुर से सांसद रह चुके धनंजय सिंह ने कुछ दिनों पहले ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। शराब घोटाले के केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में एक और शिकायत दर्ज करवाई। ईडी ने 8वीं बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर यह शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर कल सुनवाई होगी। इससे साफ हो गया है कि ईडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के केजरीवाल के ऑफर को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में एनआईए ने आरोपी की जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। एनआईए ने मास्क पहने हुए संदिग्ध आरोपी की फोटो के साथ फोन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है, जिस पर आरोपी की जानकारी दी जा सकती है। इस मामले में एनआईए 7 राज्यों के 17 ठिकानों पर छापे मार चुकी है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक 12 साल के बच्चे ने दिलेरी और सूझबूझ दिखाते हुए घर में घुसे तेंदुए को कैद कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चा मोबाइल फोन पर गेम खेलता नजर आ रहा है। उसी वक्त तेंदुआ घर में घुसता है और सीधे अंदर की तरफ चला जाता है। देखिए, तेंदुए की नजर बच्चे पर नहीं पड़ी, लेकिन बच्चे ने तेंदुए को देख लिया और तेंदुए को देखकर बड़े बड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन बच्चा बिल्कुल घबराया नहीं। बच्चा धीरे से उठा और घर से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। तेंदुआ अंदर, बच्चा बाहर। बहुत दिमाग लगाया लड़के ने। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। शाहजहां शेख सीबीआई के हाथ लग गया है। अब बंगाल में क्या बड़ा भूकंप आने वाला है। चौड़े में घूमता शाहजहां सीबीआई की गिरफ्त में कैसे भीगी बिल्ली बना। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता सरकार की फजीहत का चैप्टर है। और साथ ही पीएम मोदी ने संदेश खाली पर क्या कह दिया कि 2024 में खेला तय है। आज सबसे पहले इसका चैप्टर। 24 घंटे की लुका छिपी के बाद आखिरकार टीएमसी का पूर्व नेता शाहजहां शेख सीबीआई की कस्टडी में आ गया। तस्वीर देखिए। आज बंगाल की सीआईडी टीम के पास शाहजहां शेख की कस्टडी को सुरक्षित रखने की कोई दलील ही नहीं बच पाई। आज लगातार दूसरे दिन जब हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई, तो सीआईडी की टीम ने बिना आनाकानी के सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। क्या करते भाई। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट ने आज फिर रगड़ दिया। अब आपको पहले 2 तस्वीरें दिखाता हूं।
एक तस्वीर तब की है जब शाहजहां शेख बंगाल पुलिस की कस्टडी में था, तब देखिए कैसे चौड़े में अकड़ से घूम रहा था। और एक तस्वीर आज की है जब सीबीआई की गिरफ्त में आया है, तब उसका चेहरा देखिए कैसे उतरा हुआ है, कैसे बिगी बिल्ली बन के बीच में बैठा हुआ है। यह आपको फर्क बता देगा कि बंगाल पुलिस को लेकर इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं, क्यों हाईकोर्ट तक को कहना पड़ा कि बंगाल पुलिस जो है वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। आपको तस्वीर में दिख रहा है भाई, बंगाल पुलिस की कस्टडी में देखिए कैसे चल रहा है ये हीरो बनकर, और सीबीआई की गिरफ्त में आते कैसे चुपचाप बीच में बैठा हुआ है, कैमरे की तरफ देख भी नहीं रहा। उस वक्त विक्ट्री साइन बना रहा था जब पुलिस के पास था, सीबीआई के पास आया तब भाई ने विक्ट्री साइन नहीं बनाया। शाहजहां शेख की कस्टडी आज सीबीआई को सौंपने से पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। किसी आरोपी की कस्टडी देने से पहले मेडिकल चेकअप कराना होता ही है। जब शाहजहां शेख को सीबीआई अपनी कस्टडी में ले गई तो उस वक्त वहां क्या माहौल था, एक बार उस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे शाहजहां शेख पर कल से आज तक लुका छिपी का खेल चला और क्या क्या हुआ। तस्वीरों में दिखा रही है, देखिए आप शेख शाहजहां यहाँ पर इसी गाड़ी में अभी जो है सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया है। मैं दिखा रहे किस तरह इसी गाड़ी में जो है यहाँ पर लेकर जा रहे हैं सीबीआई ऑफिसर्स, और कई घंटों के बाद जो है मेडिकल कराया गया और उसके बाद फाइनली शाहजहां शेख को अभी जो है सीबीआई ने अपने कस्टडी में ले लिया है। शाहजहां शेख को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए सीबीआई की टीम आज शाम 4 बजे से पहले ही कोलकाता में सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंच गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने शाम 4:15 तक शाहजहां शेख को हैंडओवर करने का टाइम तय कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट की डेडलाइन भी आज मिस हो गई। सीबीआई की टीम को शाहजहां शेख की कस्टडी लेने में तब भी कि जब कोर्ट रगड़ रहा है, तब भी शाम के करीब 7 बज गए। शाहजहां शेख सीबीआई की कस्टडी में आ चुका है, लेकिन यह कस्टडी मिलने के पीछे एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। शाहजहां शेख को लेकर पिछले 24 घंटे में दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और बंगाल सरकार से लेकर ईडी सीबीआई के बीच जो खींचतान चली, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक आरोपी के लिए कस्टडी के लिए कैसे मारामारी मची है, कैसे एक राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पूरी ताकत झोंक दी, इसकी कहानी देश के उस आम नागरिक को जरूर जाननी चाहिए जिसके लिए इंसाफ सिर्फ तारीखों में फंसकर रह जाता है। आप देखिए, इस देश में जहां आम नागरिक को कोर्ट की दहलीज तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, वहां एक आरोपी को कस्टडी से सुरक्षित करने के लिए कैसे 24 घंटे में एक राज्य सरकार महंगे से महंगा वकील करके दिल्ली से कलकत्ता की दूरी नाप देती है। शाहजहां शेख की कस्टडी को लेकर पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा बॉस। और ये वो नेता है जिसको इन्होंने कथित तौर पर पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन सीबीआई के हाथ ना लग जाए उसके लिए देखिए क्या क्या हुआ। इस खींचतान की शुरुआत कल दोपहर से हुई जब हाईकोर्ट ने सीबीआई को शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख की कस्टडी बंगाल पुलिस से लेने के लिए कह दिया। इससे पहले सीबीआई शाहजहां शेख तक पहुंचती बंगाल सरकार बिजली की गति से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और मामले की जल्द सुनवाई की अपील कर डाली, लेकिन कल कोई बात नहीं बनी। इसी बीच कोलकाता में सीआईडी हेडक्वार्टर में 2 घंटे इंतजार करने के बाद शाम 7:30 बजे तक सीबीआई बिना शाहजहां शेख की कस्टडी लिए खाली हाथ वापस लौट गई। कल शाम को ही ईडी भी बिजली की रफ्तार से फिर से हाईकोर्ट गई और बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिली। यह तो कल तक की कहानी थी। इसके बाद आज सुबह जो भागम भाग मची है वो भी सुनिए। ममता सरकार यह जानती थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उसकी पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं दी तो उस पर हाईकोर्ट की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आज सुबह 11 बजे बंगाल की सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुबह 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की जल्द सुनवाई की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि वो मामले को बाद में सुने। इतना क्या अर्जेंट है बॉस कि एकदम अभी सुन लें, तो उन्होंने नहीं सुना, तो वहां फजीहत हुई ममता सरकार की। फिर इस बीच दोपहर 1 बजे ईडी पश्चिम बंगाल की पुलिस के खिलाफ अपनी अर्जी लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। 2:20 पर हाईकोर्ट ने फिर से आदेश दिया कि शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को दे दी जाए, तो वहां डबल फजीहत हुई। आप देखिए, कल से लेकर आज तक शाहजहां शेख को लेकर 2 बार सुप्रीम कोर्ट और 2 बार हाईकोर्ट में मामला पहुंचा।
कभी ममता सरकार इधर से उधर कोर्ट में दौड़ी, कभी ईडी सीबीआई इधर से उधर गए। और किसके लिए ये सब? उस आरोपी के लिए जिस पर इतने गंभीर आरोप महिलाओं ने लगाए हैं। अब ये सब देखकर तो आम आदमी यही सोचेगा ना भाई कि हम इंसाफ के लिए हाफ जाते हैं, और यहां राज्य की सरकार एक आरोपी के लिए जबरदस्त दौड़ लगा रही है। खैर, अब शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी होगी, क्योंकि अब वो सीबीआई के शिकंजे में आ चुका है। सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिलने का मतलब क्या है, यह भी समझिए। अब तक बंगाल पुलिस की कस्टडी में शाहजहां शेख को जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की आशंका जताई जा रही थी, वो अब खत्म हो गई। बंगाल पुलिस की कस्टडी में शाहजहां शेख जैसे तेवर दिखा रहा था, वो तेवर सीबीआई के सामने दिखा नहीं पाएगा। बंगाल में तो शाहजहां शेख रूलिंग पार्टी से जुड़ा था, संदेश खाली में उसका अलग रसूख था, लेकिन सीबीआई के सामने उसका कोई रसूख नहीं टिकेगा। सीबीआई से ईडी टीम पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज करके 3 केस में जांच शुरू कर चुकी है। शाहजहां शेख के सीबीआई के रडार पर आने से संदेश खाली की उन महिलाओं को भी ताकत मिलेगी जो अब तक इस डर में है कि बंगाल पुलिस की गिरफ्त में तो शाहजहां शेख का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। बंगाल पुलिस ने कल सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर शाहजहां शेख को सीबीआई की कस्टडी नहीं दी, लेकिन आज कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल पुलिस की यह दलील भी धरी की धरी रह गई। आज लगातार दूसरे दिन शाहजहां शेख पर ममता सरकार की हाईकोर्ट में फजीहत। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि सर देखिए ना, आपके आदेश के बावजूद शाहजहां शेख को नहीं सौंपा इन लोगों ने। सीबीआई की तरफ से बताया गया कि सीआईडी के डीआईजी ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक इंतजार करने के लिए कहा। यह कोई तर्क हुआ? यह कहा उन्होंने कोर्ट में। इस बात पर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला लंबित होने का मतलब नहीं है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस मामले में कोई अंतरिम रोक तो लगाई नहीं थी। सारे पक्षों की दलील सुनने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि शाम में 4:30 बजे तक ये शाहजहां शेख को ना सीबीआई को दे दो। इस पर ईडी को हाईकोर्ट से अपील करनी पड़ी कि शाहजहां शेख को हैंडओवर करने का टाइम थोड़ा और पहले कर दीजिए, ताकि अगर आज भी वो शाहजहां शेख को हैंडओवर नहीं करते हैं तो कम से कम दोबारा कोर्ट आने का टाइम तो रहे। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को हैंडओवर करने का समय 4:30 से घटाकर 4:15 कर दिया। आप देख रहे हैं, जांच एजेंसियों को आज भी यह भरोसा नहीं था कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को हैंडओवर देगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हो सकता है कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख का हैंडओवर ना करे, और इसलिए कोर्ट ने ईडी की अपील को माना और हैंडओवर का टाइम 15 मिनट पहले कर दिया। हाईकोर्ट ने सीआईडी के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का नोटिस जारी किया। भाई हाईकोर्ट ने कहा तुमने दिया नहीं तो हो गया अवमानना का नोटिस। 2 हफ्ते में उन्हें यह बताने के लिए कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जी तुमने। मतलब ममता सरकार, उसके अधिकारी, सबकी फजीहत पे फजीहत हुई। किस आदमी के लिए? इस एक आदमी के लिए जिस पर इतने गंभीर आरोप महिलाओं ने लगाए हैं कि ये उनके साथ गलत काम कर रहा था। इससे पहले कल भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी जो किसी भी सरकार के लिए बड़ी फजीहत है। ऐसी बातें हाईकोर्ट ने कही कि अगर किसी बीजेपी शासित राज्य के लिए कह देता, कहीं वहां का कोर्ट या योगी सरकार के लिए कह देता, तो ये एजेंडाधारी छाती पीट लेते कि अभी इस्तीफा कराओ, लेकिन ममता सरकार से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। आप सुनिए हाईकोर्ट ने कल क्या कहा। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख के खिलाफ जो बंगाल पुलिस की एफआईआर दर्ज थी उसमें गलतियां पाई। भाई कोर्ट ने माना कि ईडी टीम पर हुए हमले के मामले में कई धाराएं शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर में डाली ही नहीं गई। कोर्ट ने यह भी माना कि ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले को बंगाल पुलिस ने बड़े हल्के में लिया है। कोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख को बचाने के लिए जांच में जानबूझकर देरी की गई है। हाईकोर्ट बोल रहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शाहजहां शेख एक प्रभावशाली आदमी है जिसके संबंध सत्ताधारी पार्टी के शक्तिशाली लोगों से है। राज्य की पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। कोर्ट ने यह माना कि अगर उसे राज्य की पुलिस के साथ रहने दिया गया तो वो जांच को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि बंगाल पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। इतना कुछ कहा जा रहा है एक राज्य की सरकार के लिए, ऐसे मामले में जिसमें महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, और फिर भी आप देखिए इंडी गठबंधन के लोग चुप बैठे हैं। महिलाओं की इज्जत उनकी नजर में तभी है जब वो बीजेपी शासित राज्य में कुछ हो जाए उनके साथ।
मोदी को हराने के नाम पर बंगाल में कुछ हो जाए तो सब मुंह घुमा लो। शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिलेगी, लेकिन वहां भी झटका लगा। आज सुबह पश्चिम बंगाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और ये कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, मोटी रकम लेते हैं एक एक सुनवाई की। शाहजहां शेख की कस्टडी ना देनी पड़े उसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी भी वकील रखे। शाहजहां शेख पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की इन्होंने मांग की। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का सामना करना होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस के पास चले जाइए, वो मामले को जल्द सुनना होगा तो फैसला लेंगे। यानी बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से जिस तुरंत राहत की उम्मीद थी वो नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन बॉस, ये सारी चीजें देश देख रहा है। नेताओं की ईमानदारी कितनी है महिलाओं के इज्जत को लेकर। आप देखिए, लेटेस्ट तस्वीर आ गई है, इसका चेहरा उतरा हुआ देखिए। ये इसको अब सीबीआई मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही है। उसकी तस्वीरें देखिए आप। इस आदमी को पता लग गया है कि अब ये सीबीआई के पास है, बंगाल पुलिस के पास नहीं। चेहरा देखिए इसका। और वो दूसरी तस्वीर देखिए कैसे रौले में चलता था। आज देखिए चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई है। आज क्यों नहीं विक्ट्री साइन बना रहा है जब सीबीआई के हाथ लगा है? क्योंकि तब तो रौला था कि मैं बंगाल पुलिस के पास हूं, मुझे क्या होगा। अब देखिए इसकी तस्वीर। यही तस्वीर बता रही है कि ये आदमी जो है ना सीबीआई के पास जाकर घबराया हुआ। देखिए अब दोनों तस्वीर साथ में, इधर का चेहरा और उधर का चेहरा देखिए। यही बंगाल का असली चेहरा आपको बता रहा है। संदेश खाली का मामला पूरे देश में फैल गया है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। कोर्ट तक इस पर सख्त टिप्पणी कर रहा है। इसे लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर तो सवाल है ही, साथ ही इंडी गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि संदेश खाली पर इंडी गठबंधन के नेताओं का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। जैसे ही बीजेपी शासित राज्यों में कुछ होता है तो इंडी गठबंधन के नेता महिला सुरक्षा के नाम पर तुरंत कूद पड़ते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, सड़कों पर कैसे ये लोग आकर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस से भिड़ जाते हैं, पूरा माहौल बनाते हैं। जैसे साल 2020 में हुए हाथरस के मुद्दे को देखिए। आज जो राहुल गांधी संदेश खाली के मुद्दे पर चुप है, वो कैसे हाथरस के केस में अपनी बहन के साथ सड़क पर उतर गए थे। यूपी की महिला की इज्जत है और बंगाल की महिला की इज्जत नहीं है, क्योंकि वहां ममता बनर्जी से कितनी अनबन हो जाए, सीट शेयरिंग हो ना हो, कल को नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जरूरत पड़ेगी। यानी महिला की इज्जत तभी तक आपके नजर में इज्जत है जब तक कि वो आपके काम आती है पॉलिटिक्स के लिहाज से। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इसे न्याय की लड़ाई बताते हैं, लेकिन जब मामला इंडी गठबंधन के राज्यों का होता है तो सुविधा अनुसार चुप हो जाते हैं। क्यों नहीं गए राहुल गांधी? न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना। संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाने क्यों नहीं पहुंचे हैं संदेश खाली? अरे जाइए, खाली बात करते हैं। संदेश खाली की बात नहीं करते, खाली बात करते हैं। एक तरफ शाहजहां शेख जैसा आरोपी है जिसके पीछे सरकार और पुलिस खड़ी नजर आ रही है, दूसरी तरफ संदेश खाली की वो महिलाएं हैं जिन्हें इंसाफ की लड़ाई में आज प्रधानमंत्री मोदी का साथ मिला। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर मुझे तो नहीं दिखी कि संदेश खाली गई हो महिलाओं से मिलने। आपको दिखी हो तो बताइए। लेकिन नरेंद्र मोदी उन महिलाओं से मिल लिए। आज पश्चिम बंगाल के उसी जिले में पीएम मोदी ने रैली की जिस जिले में संदेश खाली का इलाका आता है। पीएम मोदी की रैली में संदेश खाली से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। इसमें 5 महिलाओं ने पीएम मोदी से रैली के बाद अलग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान महिलाओं ने पीएम मोदी को आपबीती सुनी। महिलाओं ने पीएम को बताया कि शाहजहां शेख के लोग अभी भी उन्हें डरा धमका रहे हैं। महिलाओं ने यह भी बताया कि कैसे टीएमसी के नेता संदेश खाली में लूट को अंजाम देते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पीड़ित महिलाओं की बात सुनने के बाद पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने महिलाओं को भरोसा दिया है कि वो चिंता न करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। अब किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी को अपना दर्द बताते हुए संदेश खाली की महिलाएं भी भावुक हो गई। एक बार सुनिए पीएम मोदी से मिलने के बाद उन महिलाओं ने क्या बताया। फिर आपको दिखाऊंगा आज कैसे बंगाल में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। आप लोग मिले प्रधानमंत्री से मिलना हुआ आपका? क्या बोले प्रधानमंत्री? क्या बोले? उन्होंने आश्वास दिया है
कि हम कुछ करेंगे आप लोगों की देख रहे हैं, आश्वास दिया है हमने, उसमें आश्वस्ति में हम खुश हैं। आपसे बात हुई प्रधानमंत्री की, आप लोग गए थे अंदर, कौन कौन गए थे आप लोग? बात पाँच जन गए थे। आश्वासन दिए उन्होंने, आपने क्या बोला, किस तरीके का अत्याचार हुआ? सारी बात बताई, सारी बातें आपने बताई। और कुछ कहा है कि आपको मदद की जाएगी? से मैंने सारे खुल के बताया, हमारा जमीन लूट, नारी की इज्जत लूट, हमारा नौकरी लूट, जो कुछ हुआ है, जो 100 दिन का पैसा जो अकाउंट में आता था, वो पैसे में से 10,000 अगर मानो आया किसी के पास, तो उसमें से 500 रुपए रख के 9,500 पार्टी ऑफिस में देके आना पड़ता था। सारे सर को हमने बताया, हमारा इज्जत जो उन्होंने नीलाम किया है, जो वहाँ का लोकल नेताओं ने, सर को सारे हमने बताया है। सर ने आश्वासन दिया है हमें कि सब कुछ ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ये तमाम महिलाएं हैं, आप मिलने गई थी अंदर प्रधानमंत्री से मिलने, क्या बोला प्रधानमंत्री ने? सब व्यवस्था करबे बोलो, आश्वास दिलो, सही बात हमने सुने, आपकी बात भी सुनी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 5 महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आई हैं। ये तमाम महिलाएं संदेश खाली से आई थी। उन्होंने बताया कि आखिरकार किस कदर उन पर जो है गाँव की महिलाओं पर अत्याचार होता था। बंगाल में महिलाओं का पीएम मोदी पर कितना भरोसा है, इसकी एक झलक बारासात के कछारी मैदान में देखने को मिली। बंगाल के कोने कोने से पहुंची हजारों महिलाएं सिर्फ पीएम मोदी को सुनने और देखने पहुंची थी। इस दौरान पूरा कछारी मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। सुनिए एक बार। आज बंगाल में पीएम मोदी की रैली में राज्य के अलग अलग इलाकों से महिलाएं पहुंची। एक बार सुनिए पीएम मोदी की रैली में शामिल हुई महिलाएं पीएम मोदी पर कैसे भरोसा जता रही हैं। मोदी जी আমাদেরকে সুরক্ষা রাখা নিয়ে আমরা এসেছি, আমাদের জমি ফেরত দেবেন বলছেন, আমাদের টাকা দেবেন বলছেন, আমাদের এসব দরকার নেই, আমাদের মহিলাদের সুরক্ষা সম্মান এটা আমাদের সবার আগে চাই। कितना एक्साइटेड है आप प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री आए, वेस्ट बंगाल के जितने संदेश खाली सर्वाइव कर रहे हैं सब उजागर हो, और जो फ्लाइट एंड पेन है उन लेडीज का वो सबके सामने आए। That's how we are excited with this all effort. संदेश खाली का मुद्दा जो है, हमने देखा है किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को क्या संदेश देते हैं, क्या कहते हैं, उसके लिए एक्साइटेड है आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये इतनी बड़ी एक समस्या है कि आपको आज ये सवाल पूछना पड़ रहा है। पिछले 5 दिन में आज पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल दौरा रहा। बंगाल में रैली करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार महिला विरोधी है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ है उसे लेकर पूरे बंगाल में तूफान मच जाएगा। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री को। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। बंगाल में पीएम मोदी की रैली को खास तौर पर नारी शक्ति वंदन नाम दिया गया। रैली में पीएम मोदी ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को मिली कोर्ट से फटकार का भी जिक्र किया। एक बार वो हिस्सा भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि महिलाओं के मुद्दे पर घिरी ममता सरकार कैसे अब डैमेज कंट्रोल करने के मोड में आ गई। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा।
लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। पीएम मोदी का बंगाल दौरा प्लान्ड था, लेकिन बारासात जाते वक्त करीब 12 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनप्लान्ड रोड शो हुआ। यह रोड शो प्रधानमंत्री के पहले से तय कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन खुद से जुटी भीड़ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में रास्ते में खड़ी दिखी। रोड शो के दौरान लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल की जनता का अभिवादन स्वीकार किया। संदेशखाली और महिलाओं के मुद्दे पर पीएम मोदी ने टीएमसी के गढ़ में ममता बनर्जी को घेरा, जिससे ममता सरकार को भी महिला वोटरों के गुस्से का डर सता रहा होगा। इसलिए आज ममता सरकार डैमेज कंट्रोल में नजर आई। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने आज बंगाल की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। आज ममता सरकार ने आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ा दी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी 750 रुपए बढ़ा दी गई, जबकि आईसीडीएस हेल्पर्स की सैलरी में भी 500 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। अब लोग कह रहे हैं ये डैमेज कंट्रोल है। संदेशखाली का मामला ममता बनर्जी की सियासत पर भारी पड़ रहा है, और बीजेपी जिस तरह से संदेशखाली की महिलाओं की आवाज बन रही है, उससे बीजेपी के सियासी नंबर बढ़ रहे हैं। खासतौर पर पीएम मोदी खुद हाल में कई बार बंगाल जाकर पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा चुके हैं। आज बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार के बेतिया भी पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने परिवार पर लालू यादव की उस बात का जवाब दिया जिस बात पर बहुत विवाद हो चुका है। सुनिए एक बार। बिहार की एक बहुत बड़ी चुनौती रही है यहां से युवाओं का पलायन। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे, और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। पीएम मोदी पर इंडी गठबंधन ने निजी हमला करके बड़ी गलती कर दी। लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर सवाल उठाए तो पीएम मोदी ने इस हमले को अपने पक्ष में ऐसा मोड़ा कि पूरा माहौल ही बदल गया। अब आगे बढ़ूं उससे पहले आपको हमारे नए शो देश का मूड मीटर पर आज जब हमने बंगाल के संदेशखाली का मुद्दा उठाया तो पब्लिक ने क्या वोट किया आपको दिखाता हूं। हमने पूछा कि संदेशखाली के आरोपी शेख को ममता सीबीआई के हवाले क्यों नहीं सौंप रही हैं। इस पर करीब 51% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें सच सामने आ जाने का डर है। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में यह हो रहा है, यह कहने वाले 42% से ज्यादा लोग थे। शेख को फंसाया गया, यह कहने वाले 6% से कम। दूसरा सवाल हमने पूछा इसी शो में शाम 5:55 पर कि 42 सीटों में इस बार नरेंद्र मोदी कितनी सीट बंगाल में जीतेंगे। 30 के पार सीटें जाएंगी, यह कहने वाले 28%, और 25 से ज्यादा तो जीतेंगे ही जीतेंगे, यह कहने वाले 35.5% लोग। तो यह है बंगाल को लेकर लोगों का माहौल और मूड। जल्दी से आपको बता देता हूं आज के विनर कौन कौन है। नीतू जायसवाल बंगाल से हैं, 4266 उनके मोबाइल नंबर का आखिरी 4 डिजिट। गिरीश कुमार उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा 2 और लकी विनर जिनके नाम हम पाठशाला में अनाउंस करते हैं। अरविंद है मध्य प्रदेश से और नरेश महाराष्ट्र से। तो आप चारों को बहुत बधाई। आप भी रोज शाम 5:55 पर देश का मूड मीटर शो में जुड़कर अपनी राय बता सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। कल कैबिनेट विस्तार। आज अखिलेश के गढ़ में योगी का बड़ा धमाका कैसे हुआ। माफिया राज मिटाते सीएम योगी ने फिर वो किया जो कोई ना कर सका। अब इसका चैप्टर।
यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मिशन 80 पर लगे हुए हैं। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें 4 नए चेहरे शामिल करके पूरब से लेकर पश्चिम तक के समीकरण साधे गए। आज सीएम योगी ने एक और धमाका कर दिया। आज वो अखिलेश यादव के गढ़ पहुंच गए। सीएम योगी आज सैफई में मौजूद थे। सैफई के बारे में सब जानते हैं। सैफई मुलायम परिवार का गांव है और मुलायम सिंह के परिवार की राजनीति का सेंटर है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सैफई गए और वहां पर एक के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू किए और अखिलेश के घर में जाकर अखिलेश को सुनाकर आए, उससे यह क्लियर है कि सीएम योगी 80 सीटों के टारगेट में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहते। फिर चाहे गढ़ हो किसी का, अखिलेश के घर में जाकर योगी ने किस तरह से सियासी स्ट्राइक की, वो आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि सैफई को योगी ने गिफ्ट क्या क्या दिया, क्योंकि लोग तो सैफई महोत्सव के अलावा क्या ही सुन पाते हैं देश में सैफई को लेकर। सीएम योगी ने सैफई मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम योगी ने इटावा के लिए 113 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। योगी ने इटावा के लिए तैयार हो चुकी 35 करोड़ की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। सीएम योगी ने सैफई में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मुलायम सिंह के योगदान को भी याद किया। लेकिन इसके साथ ही योगी मेडिकल कॉलेज में कामों को अटकाने के लिए अखिलेश यादव को भी निशाने पर लेना नहीं चूके, क्योंकि सैफई में योगी ने जिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, उसे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाने का फैसला हुआ था। इसलिए योगी ने कहा कि पहले की सरकारों ने नारियल तो फोड़े, लेकिन काम शुरू करने के लिए बजट नहीं दिया। सुनिए सैफई के मेडिकल कॉलेज को लेकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव को किस तरह घेरा। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेद नहीं करती। मुझे याद है पिछली सरकारों ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था। टोकन मनी में 1 लाख रुपया दिया जाता था। बताओ 500 करोड़ जहां लगना वहां 1 लाख से काम होता है क्या? योगी सैफई के जिस इलाके में आज गए, उसका 2024 के चुनाव के हिसाब से भी महत्व आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये पूरा यादव बेल्ट है और समाजवादी पार्टी की राजनीति का सेंटर है। यहीं से मुलायम परिवार की पूरी राजनीति चलती रही। सैफई मैनपुरी लोकसभा सीट में आता है, जहां से अखिलेश की पत्नी डिंपल मौजूदा सांसद है और इस बार भी कैंडिडेट है। अखिलेश खुद मैनपुरी के करहल से विधायक। इसके अलावा सैफई इटावा जिले में आता है। इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट मुलायम सिंह की सीट रही है और यहां से मौजूदा विधायक अखिलेश के चाचा शिवपाल है। इसके पास में ही कन्नौज की लोकसभा सीट पड़ती है, जहां से अखिलेश यादव खुद सांसद रह चुके हैं। पिछला चुनाव डिंपल यादव कन्नौज से हार चुकी हैं। इसी इलाके में फिरोजाबाद की सीट भी है, जहां से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को इस बार अखिलेश ने टिकट दिया है। इसी बेल्ट में बदायूं की सीट भी है, जहां से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को इस बार टिकट दिया है। ऐसे इलाके में योगी का पहुंचना और वो काम कर देना जो काम अखिलेश भी नहीं कर पाए, इससे बड़ा मैसेज गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद आए बदलावों का भी जिक्र किया और एक पुरानी घटना सुनाते हुए बताया कि कैसे 90 के दशक में रात के वक्त सैफई और इटावा की तरफ आने से लोगों को डर लगता था। सुनिए एक बार योगी ने क्या बताया, फिर आपको बताऊंगा कि सीएम योगी के सैफई जाने पर अखिलेश ने क्या कहा। मैं देख रहा था जो यहां पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था। इटावा का भय नहीं था, आज सैफई का भी भय नहीं था। तो एक समय मुझे याद है 1996-97 की घटना है। मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई मुझे आगरा में, तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं। मुझे बोला गया कि आप कानपुर होते मत, बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है। अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी के सैफई पहुंचने का मतलब समझते हैं। अखिलेश को भी सीएम योगी के दौरे से अपना वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है और इसलिए उन्होंने सीएम योगी के दौरे से पहले सैफई के उस अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसका उद्घाटन सीएम योगी ने किया। अखिलेश ने सीएम योगी पर आधे अधूरे हॉस्पिटल का उद्घाटन करने का आरोप लगा दिया। ट्विटर पर हॉस्पिटल का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा
कि यह है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुआ सैफई का 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो बीजेपी के पिछले 7 सालों के नकारात्मक राज में पूरी तरह फिनिश होने, मशीनें लगने, विभागों के बनने और डॉक्टरों की नियुक्ति होने के इंतजार में आज भी है। आगे अखिलेश यादव ने लिखा कि सुना है इस आधे अधूरे हॉस्पिटल का उद्घाटन करने लोग लखनऊ से आ रहे हैं। आशा है शासन प्रशासन मिलकर कम से कम इतना तो इंतजाम करेगा कि यह परिसर मनुष्य के इलाज करने लायक स्थान दिखाई दे। बीजेपी को दूसरों के शुरू किए गए काम का फीता काटने की जल्दी है, जनता को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की नहीं। अखिलेश के इस ट्वीट को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए उन्हें निशाने पर लिया और कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ कानाफूसी करने की आदत होती है। सुनिए अखिलेश के ट्वीट पर सीएम योगी ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि सरकार चलाने का योगी मॉडल कैसे दूसरों से अलग नजर आ रहा है। कुछ लोगों की आदत ही होती है कानाफूसी करने की, वे करते कुछ नहीं है, वे केवल कानाफूसी से ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं। और अपना जीवन तो काटते हैं, दूसरे के जीवन में भी ब्रेकर बनते हैं। अब ब्रेकर कौन है यह पब्लिक समझ सकती है, लेकिन यूपी में कुछ और ब्रेकर थे जिन्हें योगी आदित्यनाथ हटाते जा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी अखिलेश को उनके गढ़ सैफई में घेरने की तैयारी में जुटे हैं, दूसरी तरफ यूपी में पेपर लीक माफिया का खात्मा करने में योगी मॉडल कैसे काम कर रहा है उसकी बात बताता हूं। एक तरफ राजस्थान है, जहां कांग्रेस राज में साल 2021 में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, नकल करके एग्जाम में पास हुए लोग थानेदार की ट्रेनिंग लेने लगे। और मैंने आपको कल ही दिखाया कि एक्शन तब हुआ जब राजस्थान में सरकार बदली। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे 15 लोगों को अरेस्ट किया गया, जबकि 35 लोग अब भी फरार हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी मॉडल है। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया, छात्रों ने सीएम योगी से जांच की गुहार लगाई, योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, भर्ती को रद्द करके 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम करवाने का ऐलान कर दिया। और अब योगी के निर्देश पर यूपी एसटीएफ की टीम पेपर लीक गैंग में शामिल लोगों को की धरपकड़ में जुट गई, क्योंकि सीएम योगी पहले ही कह चुके कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है। योगी के अल्टीमेटम के बाद से पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ एक्शन में। पेपर लीक गैंग को मिट्टी में मिलाने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। एसटीएफ की टीम ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने में शामिल गिरोह को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया। मेरठ में छापेमारी के बाद एसटीएफ ने यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक करने वाले गिरोह से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनमें साहिल कुमार, दीपक चौधरी, बिट्टू सिंह, रोहित कुमार, प्रवीण कुमार और नवीन कुमार शामिल हैं। ये सभी लोग मेरठ और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले। एसटीएफ ने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। इनसे पूछताछ में पुलिस भर्ती में हुए पेपर लीक के मामले में बड़े राज खुलने की उम्मीद है। एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पुलिस भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों बरामद हुई। गिरोह से लोगों के पास से जो आंसर कॉपी बरामद की गई वो 18 फरवरी को दूसरी पाली में हुए पुलिस भर्ती एग्जाम की बताई जा रही है। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें पुलिस भर्ती एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 17 फरवरी को मिल चुका था। इसके अलावा एसटीएफ ने आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन और एक कार भी जब्त की। एसटीएफ को यह भी पता चला है कि इस गिरोह में कुल 14 सदस्य हैं, जिनमें से 8 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश और छापेमारी चल रही है। मेरठ में छापेमारी के दौरान मिली कामयाबी के बाद एसटीएफ की टीम को उम्मीद है कि जल्दी ही पेपर लीक के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी साफ कर दिया कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां भी योगी मॉडल का असर नजर आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस राज में पेपर लीक गिरोह की मदद से थानेदार बने लोग सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, जिन पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। राजस्थान पुलिस की एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आज पेपर लीक का भंडाफोड़ होने के बाद पकड़े गए 15 फर्जी थानेदारों को कोर्ट में पेश किया। ये सभी लोग सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को फर्जी तरीके से पास होने के बाद पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। राजस्थान के इन फर्जी थानेदारों को लेकर लोगों में जो गुस्सा है उसकी झलक कोर्ट में दिखी। जब फर्जी थानेदारों को पेशी के लिए लाया गया तो कोर्ट में जुटी वकीलों की भारी भीड़ ने इनकी पिटाई कर दी। वकीलों ने फर्जी थानेदारों को मुंह काला करो के नारे भी लगाए। जिस वक्त फर्जी थानेदारों को जयपुर की कोर्ट में पेश किया गया उस वक्त कोर्ट परिसर में भयंकर हंगामा हुआ। जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार।
तो ये अब हो रहा है बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी तब, जो कि होना कांग्रेस के राज में चाहिए था। देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ होता है तो कौन एक्शन लेता है, यह भी पब्लिक देखती है। पाठशाला में अब फैक्ट फैक्टर का चैप्टर। आज पाठशाला में आपको ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसने 1, 2, 3 नहीं बल्कि कोविड वैक्सीन की 200 से ज्यादा डोज लगवा ली। वैज्ञानिकों के लिए यह शख्स रिसर्च का सब्जेक्ट बन गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के 62 साल के एक शख्स ने 29 महीने के अंदर कोविड वैक्सीन की 217 डोज लगाने का दावा किया। इसके बाद जर्मनी की सरकारी एजेंसीज ने इस शख्स के दावे की सच्चाई जानने के लिए सबूत जुटाए। जब यह कंफर्म हो गया कि 200 से ज्यादा वैक्सीन लेने का दावा सही है, तो म्यूनिक की एक यूनिवर्सिटी ने इस शख्स से संपर्क किया। वैज्ञानिकों को आशंका थी कि वैक्सीन की इतनी ज्यादा डोज लेने पर इस शख्स का इम्यून सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ होगा, लेकिन रिसर्च में इस शख्स के इम्यून सिस्टम में किसी तरह की कमजोरी मिली ही नहीं, बल्कि यह पता चला कि उसके शरीर में कोविड वायरस से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज बन चुकी। हालांकि जर्मनी के शख्स को कभी कोरोना हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से इस बात का सही पता नहीं चल पाया कि वैक्सीन की बहुत ज्यादा डोज कोविड वायरस के इन्फेक्शन से बचने में कितनी मददगार साबित हो सकती है। लेकिन आप ऐसा ट्राई मत कीजिएगा, पता नहीं किसके साथ क्या हो।